हाय स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आएगा आपको अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीओपी? सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीओपी है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। दूसरी चीज, क्या जरूरत है हमारी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने की। सबसे पहली बात बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है। क्या है बच्चों? अकाउंट। अकाउंट आपको पता है ना कैसा होता है, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन्स। सर कैसी ट्रांजेक्शन्स? देखो बच्चों, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट्स भी करते हो, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट्स भी करते हो, आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट भी करते हो और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में भी इन्वेस्ट करती है। आप उनसे बोरिंग्स लेते हो, आप लेंडिंग्स भी करते हो। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो बोरिंग्स की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, लेंडिंग्स की हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस की हो, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को मैं एक नाम दूंगा, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। तो बीओपी इज एन अकाउंट which records all the economic transactions between domestic country and rest of the world in an accounting year. That's it. ये है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही साइड रिकॉर्ड नहीं कर लेगा, स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मेट कैसा, आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, बीओपी क्यों बनाते हैं? मैंने बोला क्या जरूरत है एक कंट्री को बीओपी बनाने की। अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? कि कितने रिसिप्ट आई, कितनी हमारी पेमेंट्स हुई, हमारे पास कितने रिसिप्ट है कि हम पेमेंट कर सके उसमें से, क्या हम शॉर्टेज में है, हम सरप्लस में है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी एक कंट्री की, आपके कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन बता देता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या आपको बता देगा कि आपकी इतनी रेवेन्यू बाहर से आई कि आप बाहर पेमेंट कर सको, आप डेफिसिट में हो, सरप्लस में हो, शॉर्टेज में हो, सरप्लस में, बताएगा बीओपी आप। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, इसलिए कंट्री बनाती है। तो बीओपी की एक और इंपॉर्टेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना बच्चों। आपकी कंट्री और दूसरी कंट्री की जो करेंसीज है आपस में एक्सचेंज होती हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 11। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें डेप्रीशिएशन हो रहा है या एप्रिशिएशन हो रहा है, ये भी बीओपी शो कर सकता है सर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट तो हुआ बच्चों। तो बीओपी का स्ट्रक्चर कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं बच्चा नोट्स पे। What is balance of payment? Balance of payment is an account which records all economic transactions between domestic country and rest of the world in an accounting year. That's it. ये आपका मीनिंग हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमने बोला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? सर जहां पर भी आप गुड्स का, सर्विसेज का, एसेट्स का टाइटल यानी ऑनरशिप अपने से दूसरे देश में किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन कौन सी? इकोनॉमिक, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसमें क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, सर्विस आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गया, है ना, इस सारी चीजों को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को बीओपी के अंदर सीधा रिकॉर्ड नहीं किया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट है, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट के अंदर भी एक सब अकाउंट है, हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। जितना आपके सिलेबस में है उतना हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड तक। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अलग से है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे, इसके बारे में बात करता हूं बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम, आज लाइक ट्रायल बैलेंस। आपको याद है क्लास 11 में आपने पढ़ा, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स हमारे यहाँ पे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ये क्या शो करती है, सुनना बच्चों ध्यान से। सबसे पहली चीज, नोट्स पे आते हैं और समझते हैं कि बीओपी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो बीओपी का मीनिंग क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all economic transactions between domestic country and rest of the world. करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बच्चों दो अकाउंट होते हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, दोनों की बातें करेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो बीओपी का स्ट्रक्चर है, बीओपी का जो स्ट्रक्चर है इज बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम,
बीओपी का स्ट्रक्चर बेस्ड होता है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पे एज लाइक ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। समझना बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा दिखता है। सबसे पहली बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होती हैं बच्चों, एक क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड जिसे बोलते हैं हम पॉजिटिव साइड, और दूसरी होती है बच्चा डेबिट साइड जिसे बोलते हैं हम नेगेटिव साइड। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्रेडिट साइड है, जो बीओपी की क्रेडिट साइड है, वो क्या रिकॉर्ड करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितने भी रिसिप्ट्स आएंगी, मतलब कि इनफ्लो होगा, जब भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिसिप्ट्स आएंगी, इनफ्लो होगा, उसे रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड में। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होगा वो रिकॉर्ड होगा आपका क्रेडिट साइड में। अगर आपकी पेमेंट जाएंगी, पेमेंट अगर आपके पेमेंट जाएंगी तो वो रिकॉर्ड होंगी नेगेटिव साइड में, क्योंकि यहां पे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। तो जितने भी इनफ्लोज होंगे वो रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड में, और जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो छोटी सी बात है कि बीओपी इज बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम, क्रेडिट साइड डेबिट साइड एज लाइक ट्रायल बैलेंस। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बच्चा दो सेंस होती है, दो सेंस बीओपी की, दो सेंस है। सबसे पहली अकाउंटिंग सेंस, बीओपी की अकाउंटिंग सेंस ये बोलती है कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। जितनी पेमेंट है उतने रिसिप्ट होनी चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होनी चाहिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तब होगा अकाउंटिंग सेंस में बीओपी इक्वल। लेकिन दूसरी सेंस क्या है, इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस क्या बोलती है, बीओपी की इकोनॉमिक सेंस ये बोलती है कि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से कम भी हो सकती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा भी हो सकती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर भी हो सकती है। इनकी इकोनॉमिक सेंस ये बोलती है, इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि बीओपी कैन बी बैलेंस। बैलेंस कब होगा, जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। बीओपी सरप्लस में कब होगा, जब क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। ऐसा क्यों, देखो बच्चों, जब भी आपके पास इनफ्लोज ज्यादा होंगे, रिसिप्ट ज्यादा होंगी और पेमेंट्स कम होंगी, हम बोलेंगे आप सरप्लस में। तो रिसिप्ट ज्यादा कब होंगी, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रही है आपकी रिसिप्ट यानी कि इनफ्लो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, उसे बोलेंगे हम सरप्लस। और जब क्रेडिट साइड कम होगी डेबिट साइड ज्यादा होगी, उसे बोलेंगे डेफिसिट इन बीओपी। तो बीओपी कैन बी डेफिसिट, कैन बी सरप्लस और बैलेंस। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, जो ट्रायल बैलेंस की तरह है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो आप इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो आप आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और बोथ साइड शुड बी इक्वल इन अकाउंटिंग सेंस। इकोनॉमिक सेंस ये बोलती है कि बीओपी कैन बी डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस, तीनों हो सकता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीओपी जो है आपकी इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में भी बता देगा। क्योंकि आपका बीओपी ये शो कर रहा है कि आपके पास फॉरेन से कितने रिसिप्ट्स आ रही है, कितनी आप पेमेंट्स कर रहे हो, आपके बिल्स जो इंपोर्ट के बन रहे हैं क्या आप पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी कंट्री की ग्रोथ, आपकी कंट्री की आउटपुट तक बीओपी शो कर देता है कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो। तो बीओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमीज फाइनेंशियल स्टेटस और इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद बीओपी रिकॉर्ड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक कंट्री का जीडीपी मेजर करना है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ये शो करता है कि आप कितने कनेक्टेड हो दूसरे नेशन से। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ट्रेड कितना करते हो। तो ये बीओपी है, और बीओपी के अंदर जो दो अकाउंट मैंने आपको बताए, करंट एंड कैपिटल, इसके बारे में बातें करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे करंट अकाउंट की और बात करेंगे कैपिटल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी कवर कर लिया हम लोगों ने। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा दिखता है, तो एज लाइक ट्रायल बैलेंस दिखता है, बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम। ओके, इसमें दो साइड है, क्रेडिट और डेबिट।
क्रेडिट साइड को बोलते हैं पॉजिटिव साइड, जहां पे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड किया जाता है, और डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड किया जाता है। बीओपी की अकाउंटिंग सेंस ये बोलती है कि डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट, ठीक है। और इकोनॉमिक सेंस बोलती है बीओपी जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस में हो, वो सरप्लस डेफिसिट दोनों हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। बीओपी बैलेंस कब होगा? जब आपके रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर हैं। बीओपी सरप्लस तब होगा जब रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट से, और बीओपी डेफिसिट तब होगा जब रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। यहां तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं आई हम लोगों को, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आपको आ गया होगा कि होता क्या है, क्यों बनता है, क्या शो करता है, दिखता कैसा है, कब बनता है, फिस्कल ईयर में बनता है। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब मेरी बातों को थोड़ा और ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बताया बच्चों कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट है, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बात करूंगा आपसे मैं करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट के बात करूंगा आपसे कैपिटल अकाउंट। तो शुरू करते हैं बच्चों करंट अकाउंट को। ध्यान से सुनना है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो करंट अकाउंट क्या है? देखो, वैसे बैंकिंग चैप्टर आप पढ़ते हो तो वहां तो बोलते हो करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच इज ओपन बाय बिजनेसमैन, इंटरेस्ट नहीं मिलता, ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अलग चीज है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वाला करंट अकाउंट है, मिक्स नहीं करना। करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, किसका? गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो गुड्स, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मेरी बात सुनना, गुड्स कैसे आइटम है? विजिबल या इनविजिबल? गुड्स कैन बी टच्ड एंड सीन बोथ। तो गुड्स को बोलते हैं हम विजिबल आइटम्स। कौन से आइटम्स बच्चा? विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स, या फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है मर्चेंडाइज आइटम। मर्चेंडाइज आइटम्स क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, मैं आपको नोट्स में दिखाता हूं। आप सबसे पहले कंपोनेंट की बात कर रहे हो गुड्स की, जिन्हें बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आल्सो नोन एज मर्चेंडाइज आइटम। आप यहां पे लिख लेना बच्चों, लिखा नहीं है, मर्चेंडाइज आइटम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंडाइज आइटम मतलब कि आप गुड्स की बात कर रहे हैं, विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। चलो, तो विजिबल आइटम्स या फिर मर्चेंडाइज आइटम, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद अब दूसरी चीज, अगर गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? बोलेंगे सर पैसे तो आएंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स टू अब्रॉड। तो एक्सपोर्ट करेंगे, पैसे आएंगे, रिकॉर्ड कहां होगा सर? क्रेडिट साइड में, डेबिट में नहीं। अगर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है तो पैसा आ रहा है और पैसा आता है तो कहां रिकॉर्ड होता है बच्चों? बोलो, क्रेडिट साइड में, इनफ्लो। समझ में आया? तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी इन करंट अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, और इंपोर्ट कर रहे हो तो पेमेंट होगी आपकी, रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में। सो सिंपल इज दैट। उसके बाद ये पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट का, पहला कंपोनेंट। ये हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, बीओपी के कंपोनेंट्स दो हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, मर्चेंडाइज आइटम्स आल्सो। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो करंट अकाउंट है उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट क्या है सर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको बोलते हो आप इनविजिबल आइटम्स व्हिच कांट बी टच्ड एंड सीन। इनविजिबल आइटम्स ये भी रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का तो आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो पैसा जाएगा, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ बीओपी। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, करंट अकाउंट का सिंपल फंडा है। अगर पेमेंट जाएगी
तो आपका नेगेटिव साइड मतलब डेबिट साइड, और रिसिप्ट आएंगी तो क्रेडिट साइड मतलब पॉजिटिव साइड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट बताओगे सर? सर दो कंपोनेंट तो हो गए, दो ही और है बस। तीसरा कंपोनेंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। सर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं बच्चों? वन साइडेड रिसिप्ट और पेमेंट्स। वन साइडेड मतलब कि बदले में कुछ आएगा नहीं अगर हम कुछ दे रहे हैं, और बदले में कुछ जाएगा नहीं अगर हम कुछ ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है सर? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं दूसरी कंट्री को चैरिटी दे, चैरिटी, ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होता है? एक तरह से ऐसी फाइनेंशियल हेल्प जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे लोन देते हैं तो वापस लेते हैं ना, ग्रांट्स देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं, हेल्प हो गई। उसके बाद डोनेशन। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें आपका पैसा जाएगा तो बदले में कुछ आएगा नहीं, इसको आप बोल सकते हो अनरिक्वेटेड ट्रांसफर ऑल्सो। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स ऑल्सो, या फिर वन वे ट्रांजेक्शन्स। वन वे ट्रांजेक्शन्स, बदले में कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चैरिटी, ग्रांट्स, डोनेशन, आपको बाहर से स्कॉलरशिप मिल रही है, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनके बदले में कुछ मिलता नहीं है। अगर हम कुछ देते हैं तो, और लेते हैं बाहर से तो बदले में कुछ देना नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो चैरिटी, ग्रांट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप, इस तरह से ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर वन साइडेड यानी वन वे ट्रांजैक्शन हो रही है उसे बोलते हैं अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। दीज आर आल्सो रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। अगर आपको अब्रॉड से चैरिटी मिल रही है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हो, तो वो रिकॉर्ड होगा आपके करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। कौन साइड में? क्रेडिट साइड, क्योंकि आ रहा है। उसके अलावा एग्जांपल एक डाल सकते हो यहाँ पे आप, दैट इज रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस ये क्या होता है सर? अगर आप दूसरी कंट्री से अपने कंट्री के अंदर या अपने कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेजते हैं, इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। अब ये सारी चीजें, चैरिटी, ग्रांट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, बेसिकली मैं बोलता हूं रेमिटेंसेस एंड फॉरेन एड्स। जो भी फॉरेन एड्स मतलब चैरिटी, ग्रांट, डोनेशन, ये सब वन वे ट्रांजेक्शंस है, इनके बदले में कुछ मिलता नहीं है। तो अगर चैरिटी, ग्रांट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस आप दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हो तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट अंडर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या फिर अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। अगर ये आपको मिल रही है रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। दैट्स इट, ये आपका तीसरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कौन सी रिसिप्ट कौन सी पेमेंट? सर फैक्टर सर्विसेज आपने सुना होगा, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बदले में जो भी आपको इनकम्स या पेमेंट देनी पड़ती है रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, कि अगर आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हो, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अगर आपको वहां से मिल रहा है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जितनी भी फैक्टर इनकम या पेमेंट्स जाती हैं दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से आती है, रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ये वाला फोर्थ वाला हेड इसका है। अब इन सारी चीजों को हम नोट से पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल ट्रेड, जिन्हें हमने बोला मर्चेंडाइज आइटम, करेक्ट है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? विच कांट बी टच्ड एंड सीन। बच्चों दूसरी कंट्री में आप क्या ट्रांसफर करते हैं सर्विस के रूप में? आप शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो है इन्हें हम देख नहीं सकते ना, हम टच कर सकते हैं। मैंने बोला एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, गुड्स नहीं है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं सर्विसेज। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड क्योंकि पेमेंट जाएगी। हेल्थ सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी सर्विस है। एजुकेशन सर्विस आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी सर्विसेज है।
तो आपकी पेमेंट जाएंगे। आप बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इंडिया में बैठे हैं बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आप पेमेंट फीस देते हैं ना, तो भी सर्विस की फीस है। तो आप फीस पे कर रहे हो फॉर एजुकेशन टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ बीओपी इन द करंट अकाउंट। इस वाले हेड में, कौन से वाले हेड में? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब कि इनविजिबल ट्रेड। तो अगर आपकी रिसिप्ट आ रही है, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पैसे मिलेंगे, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो अब तक दो कंपोनेंट आपको मैंने नोट से पढ़ा दिए, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल आइटम्स को आपने बोला मर्चेंडाइज आइटम्स, इनविजिबल को बोला आपने सिर्फ इनविजिबल ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उसके बाद अब मैं आता हूं तीसरे कंपोनेंट पे, यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स, मतलब कि वन वे ट्रांजैक्शंस, जैसे कि रेमिटेंसेस, उसके अलावा कुछ फॉरेन एड्स जैसे कि चैरिटी डोनेशन, स्कॉलरशिप ग्रांट्स, ये सब कुछ। तो रेमिटेंसेस और दूसरे एड्स में गिफ्ट्स, डोनेशन या उसके अलावा चैरिटी वगैरह आप डाल सकते हैं। तो अगर आप ये सब दे रहे हैं रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, अगर आपको मिल रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। चौथा कंपोनेंट आता है इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। टू मतलब आप बाहर दे रहे हैं, फ्रॉम मतलब बाहर से ले रहे हैं। तो इसमें आएगा आपका इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स, ये सब अगर आप बाहर से ले रहे हैं रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, और बाहर दे रहे हैं रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। इन चारों कंपोनेंट्स के अलावा करंट अकाउंट के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, करंट अकाउंट के अंदर ही आते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट है, सबसे पहला करंट और दूसरा कैपिटल। करंट अकाउंट हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, करंट अकाउंट का जो पहला कंपोनेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स वाला, जैसे बोला हमने मर्चेंडाइज आइटम्स, ये वाला जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी विजिबल आइटम्स, यानी मर्चेंडाइज आइटम्स। इसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, यानी करंट अकाउंट के भी अंदर एक स्पेशल अकाउंट है सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, मर्चेंडाइज आइटम के लिए एक स्पेशल अकाउंट है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीओटी, एक नया अकाउंट आ गया, सब अकाउंट है। करंट अकाउंट के अंदर एक और अकाउंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपको ध्यान से सुनना है ये क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ गुड्स को, मतलब कि विजिबल आइटम्स को। तो करंट अकाउंट के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीधा बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, मतलब कि गुड्स। किसकी बात हो रही है बच्चों? सिर्फ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक स्पेशल अकाउंट है, किसके लिए? सिर्फ गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, मर्चेंडाइज आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए बीओटी है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं बैलेंस यानी कि कितना डिफरेंस है, मतलब मैंने जितना एक्सपोर्ट्स किया गुड्स का, जितना इंपोर्ट किया उसका बैलेंस निकालना चाहता हूं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मेरा बैलेंस पॉजिटिव है, मतलब कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है गुड्स के इंपोर्ट्स, तो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में होगा। अगर मेरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो बैलेंस नेगेटिव में, मेरा बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में होगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बराबर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, मेरा बीओटी बैलेंस में होगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस तब होता है जब आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ज्यादा होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट यानी शॉर्टेज में तब होता है जब आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये आपको ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस भी हो सकता है, दोनों अगर बराबर है तो। ठीक है, तो मेन बात क्या थी बच्चों कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किस लिए है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बहुत छोटा सा अकाउंट है, इट इज वेरी नेयर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का भी पार्ट है, और सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए जो है गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, उनके लिए स्पेशल अकाउंट। हम चैप्टर के लास्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट पढ़ने के बाद ही हम वो पढ़ पाएंगे, तो पहले पढ़ेंगे अभी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने करंट अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है और ये भी बता दिया है कि करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट है, और चारों कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट जो है इसके लिए स्पेशल अकाउंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बैलेंस ऑफ
ट्रेड। तो गुड्स जो रिकॉर्ड होती हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट हो या गुड्स का इंपोर्ट हो, जो रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है। ठीक है, उसके बाद अब आता हूं बच्चों में कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट से भी ज्यादा। ऐसा क्यों? इसका रूल बिल्कुल अलग है। जैसे आपने करंट अकाउंट में पढ़ा कि अगर पेमेंट जाएंगी तो डेबिट साइड, रिसिप्ट आएंगी तो क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का फंडा यह है। अब वो क्या है, आपको ध्यान से सुनना है। मैं यहां पर बात करूंगा एसेट और लायबिलिटीज की। कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जिनमें एसेट लायबिलिटी में चेंज हो। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस जिससे आपकी एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है सर। अगर मैं दूसरी कंट्रीज से बोरोविंग्स कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो? अगर मैं दूसरी कंट्री को उधार दे रहा हूं, लेंडिंग्स कर रहा हूं, तो मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। अगर मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरी एसेट बढ़ रही है। वो लोग यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी एसेट कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं एसेट लायबिलिटी की बात हो रही है। तो एसेट लायबिलिटीज के बेस पे एक प्रिंसिपल रूल बनाया गया। वो रूल क्या है उसको ध्यान से सुनो। उस रूल को सुनने से पहले आप डेफिनेशन सुनो कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी records all those transactions between domestic country and rest of the world, India and other countries, which cause a change in asset and liabilities। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंट्री की एसेट्स या गवर्नमेंट की एसेट्स, कंट्री की लायबिलिटी या गवर्नमेंट की लायबिलिटी, उनमें से किसी में भी चेंज हो जाए तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट है बोरोविंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। अगर आप बाहर से उधार ले रहे हैं उसे बोलेंगे बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप बाहर उधार दे रहे हैं उसे बोलेंगे लेंडिंग्स टू अब्रॉड। अब मेरी बात समझना, रूल क्या है। रूल्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, आपको भी नोट डाउन करना है कि कैपिटल अकाउंट के रूल्स क्या है। रूल्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट का रूल क्या था कि अगर पेमेंट जाएगी तो डेबिट साइड, रिसिप्ट आएंगी तो क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? सबसे पहला, अगर आपकी एसेट्स, कंट्री की एसेट्स या गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती हैं, एसेट्स में इंक्रीज होता है, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ये ध्यान रखना, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। अगर आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी या कंट्री की लायबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। अब इसका अपोजिट तो आप कर ही सकते हैं। अपोजिट क्या होगा? अगर एसेट कम हुई तो रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटी कम हुई तो रिकॉर्डेड इन, लायबिलिटी कम हुई रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देखो बच्चों, बहुत सिंपल रूल है। एसेट बढ़ रही है तो डेबिट साइड, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड। अब इस रूल को देखते हुए आप मुझे बताओगे कि ये ट्रांजेक्शंस कहां रिकॉर्ड होगी। एग्जांपल, सबसे पहला है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड, आपने बाहर से उधार लिए। भैया उधार लिए तो दोगे भी ना, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी यहां बढ़ गई। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस करंट में रिकॉर्ड मत कर देना। कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनमें एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है। करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अकाउंट का रूल सिंपल है, पेमेंट जाएगी डेबिट साइड, रिसिप्ट आएगी क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का रूल है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड। उसको उल्टा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आपने दूसरी कंट्री को उधार दिया, आपने लेंडिंग्स करी है, आपकी एसेट्स बढ़ गई। उधार दिया तो आपकी एसेट्स है, डेटर्स बढ़ गए, आपके एसेट्स बढ़ गई तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। आपने लोन दिया है, पैसा आपका है, अपनी चीज है, आपकी एसेट बढ़ रही है, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ऐसा लिखा है कि यहाँ पे ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू, all the transactions related to borrowings by private sector और गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट बोरो कर रहा हूं चाहे गवर्नमेंट बोरो कर रही हो, बाहर से बोरो कर रहे हैं, बाहर से बोरो कर रहे हैं तो वापस भी देना है, लायबिलिटी बढ़ रही है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, मतलब पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है। दूसरा, अगर आप अब्रॉड में लेंडिंग्स कर रहे हो,
पैसा दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। यहां लिख देता हूं मैं कि आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। उसके बाद ये था पहला कंपोनेंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। करंट अकाउंट के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का हमने कवर कर लिया, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। दूसरा कंपोनेंट है सर इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, इंडिया ने यूएसए में एफडीआई करी, तो आपकी एसेट्स बढ़ गई, आपकी एसेट्स बढ़ गई, तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पीओपी। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं इसको, ऐसा लिखा है नहीं। ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अब्रॉड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। यहाँ पे अब्रॉड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि हमने बाहर इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी या रियल स्टेट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, क्योंकि आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी। अगर अब्रॉड वाले दूसरी कंट्री के सिटीजन्स, दूसरी कंट्री की कॉर्पोरेशंस आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, तो आपके शेयर उन्होंने खरीद लिए, आपकी एसेट्स बिक गई, आपके लिए डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, आपकी एसेट्स कम हो गई। यहां पे आपकी एसेट कम हो रही है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? अगर दूसरी नेशन आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी तो आपका स्टेक तो चला गया, आपकी एसेट तो कम हो गई, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड, एसेट कम होगी तो क्रेडिट साइड। यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, मतलब कि दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपकी एसेट जा रही है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। अगर आप लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, कभी भी इंडिया को मैं सिंपल कैपिटल में लिखूंगा, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है कहां पे, यूएसए में, तो रिकॉर्डेड है कौन सी साइड, आपकी एसेट बढ़ रही है यहां पे, तो डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, ये था आपका इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, मतलब कि दूसरा कंपोनेंट कैपिटल का। इन्वेस्टमेंट किस तरह की हो सकती है? देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, सर मैंने मशीन परचेज करी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं। बीओपी में ऐसा नहीं चलता। बीओपी के अंदर मशीन इज कैपिटल गुड, और गुड्स का रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, मशीन इज गुड। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कौन सी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? अगर आपकी कंट्री दूसरी कंट्री में किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई ऐसी एसेट परचेज कर रही है जहां पे आपको ऑनरशिप के साथ साथ मैनेजमेंट भी मिल रही है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने यूएसए के अंदर एक बिल्डिंग परचेज कर, उस बिल्डिंग के मालिक भी आप हो गए, ऑनर आप बन गए, और उस बिल्डिंग को मैनेज भी आप करोगे, आपका पूरा कंट्रोल है। जहां पे आपको कंट्रोल मिल जाए ना एसेट के ऊपर, वो एफडीआई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट्स इन विच द ऑनर get direct control over the asset और मैनेजमेंट दोनों। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन अब्रॉड। उसके अलावा व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? अगर आप दूसरी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स, शेयर्स में आप ऑनर तो बन जाएंगे, यू आर द शेयर होल्डर नाउ, ऑनर बन गए आप, लेकिन आप कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको मैनेजमेंट राइट्स नहीं मिल सकते। तो जहां पे आपको मैनेजमेंट ना मिले, कंट्रोल ओवर द कंपनी आपका नहीं हो जाएगा, सिर्फ ओनरशिप मिलेगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट इन विच investments which does not give any direct control over the assets, only ownership, not management. Example, purchase of shares of any company foreign। तो बीओपी के अंदर इन दोनों इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बीओपी के अंदर। तो अगर इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अब्रॉड में कर रहे हो, तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड होंगी कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। और अब्रॉड के सिटीजन्स या कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर एफडीआई कर रही हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो है आपका कौन सा एसेट, आपकी वहां पे कम हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आई है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड तो एसेट आपकी कम हो जाएंगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अब्रॉड में, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, डेबिट साइड
करोगे कैपिटल अकाउंट। तो आपको दिख रहा है बच्चों कि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है जो कंट्री की या गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी में चेंज कर। करंट अकाउंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब कैपिटल अकाउंट का तीसरा और लास्ट कंपोनेंट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको आपको बहुत ही ध्यान से मन लगा के सुनना है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिनको बोलते हैं हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस। इस चीज को बच्चे भूल जाते हैं, मैं हाईलाइट करूंगा इसको, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। अब ध्यान से सुनना कि ये क्या है। सबसे पहली बात बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी कंट्री के लिए फाइनेंशियल एसेट है, बोलो है या नहीं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके कंट्री के लिए एसेट है या नहीं? सर फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्री के हमारे लिए एसेट है, उनकी वैल्यू खासकर ज्यादा है। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए एसेट होती है, ये बात पे चलना, फाइनेंशियल एसेट होती है, एसेट होती है, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज का आपकी कंट्री से विड्रॉल हो, अगर फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉल, देखो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको पता है। अगर आरबीआई के अंदर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मेंटेन्ड है उसके पास, उसमें विड्रॉल हो रहा है, तो आपकी एसेट कम हो रही है, आपकी एसेट कम हो रही है रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, मानते हो? अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपकी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एसेट्स बढ़ रही है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपकी एसेट है और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपकी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, मानते हो? सुनना ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट, आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय आरबीआई, रखता है इसको आरबीआई। एनी विड्रॉल अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कंट्री से जाएंगे तो आपकी एसेट चली गई, एसेट चली गई या कम हो गई तो क्रेडिट साइड। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपकी कंट्री में आ रही है, तो आपकी एसेट बढ़ रही है रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, यहां पे आपकी एसेट बढ़ी, ठीक है, अगर एडिशन हुआ रिजर्व में। और अगर आपके रिजर्व विड्रॉल हो गए तो आपकी एसेट कम हो गई, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट साइड बढ़ गई तो डेबिट साइड। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है, बस एसेट मान के चलोगे समझ में आ जाएगा। तो आपको ना एक ही फंडा याद करना है बस, अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट साइड, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है तो कौन सी साइड? डेबिट साइड। इसके बाद अब आते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, हमने ये पढ़ लिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, एक बार रिवाइज करा देता हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा सा अकाउंट था जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली मर्चेंडाइज आइटम्स। ये डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। अब मैं आपको बड़े आराम से पढ़ा सकता हूं डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ही आराम से हम लोग वो कर सकते हैं। मैं आपको जितना कराया एक बार बता देता हूं, मैंने क्या क्या करा दिया आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी सिंपल। अब बीओपी क्यों बनाया जाता है? आपकी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस देखने के लिए, उसके अलावा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी देखने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका जो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर जो बेस है डबल एंट्री सिस्टम पे, डेबिट और क्रेडिट। बीओपी की दो सेंस है, अकाउंटिंग सेंस, इकोनॉमिक सेंस। अकाउंटिंग सेंस ये बोलती है कि डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट। इकोनॉमिक सेंस ये बोलती है कि बीओपी तीन हो सकता है, डेफिसिट भी, सरप्लस भी, बैलेंस भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तब होगा जब आपकी पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होंगे रिसिप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तब होगा जब आपके पेमेंट्स कम रिसिप्ट ज्यादा। बीओपी बैलेंस तब होगा जब दोनों बराबर, ठीक है, सरप्लस डेफिसिट और बैलेंस हमने पढ़ लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर दो अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर एक सब अकाउंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सिर्फ गुड्स की, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड करता है, इनविजिबल आइटम रिकॉर्ड करता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड करता है, वन वे अनरिक्वेटेड ट्रांसफर बोल सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है। अगर पेमेंट जाएंगी तो डेबिट साइड, रिसिप्ट आएंगी तो क्रेडिट साइड। ये करंट अकाउंट का रूल है। कैपिटल अकाउंट का रूल है अगर एसेट लायबिलिटी में चेंज होता है वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है कैपिटल। अगर आपकी एसेट बढ़ रही है
तो डेबिट साइड, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड। उसके तीन कंपोनेंट है, बोरोविंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आल्सो कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो इस चीज को ध्यान रखो। अब हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओपी में क्या डिफरेंस है और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले पढ़ेंगे करंट और कैपिटल, ठीक है। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा बच्चों। इसके बाद सबसे पहली चीज, करंट अकाउंट क्या है? इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, दैट्स इट। और कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड ऑल द कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज कर देती है। करंट अकाउंट नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सिर्फ गुड सर्विस रिकॉर्ड कर रहा है। कैपिटल अकाउंट वाइडर कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। बोरोविंग्स, लेंडिंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बड़ा एक अकाउंट मानते हैं इसको हम। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट के अंदर बोरोविंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसके कंपोनेंट है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। इस डिफरेंस को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है बच्चों, बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। सबसे पहली बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बच्चों, वो क्या रिकॉर्ड करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, मतलब कि विजिबल आइटम्स का, इनको रिकॉर्ड करता है, इनका एक्सपोर्ट्स या फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो रिकॉर्ड करेगा बीओटी होगा। हम अगर इंपोर्ट करेंगे गुड्स का तो पैसा जाएगा डेबिट साइड करंट अकाउंट के अंदर और बीओटी अकाउंट के अंदर आप बोल सकते हो। और अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे पैसा आएगा तो रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बीओटी या करंट अकाउंट आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सब कुछ ही रिकॉर्ड करता है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो पढ़ रहे हैं हम करंट और कैपिटल, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सब रिकॉर्ड करता है। करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शंस भी बोलोगे आप, और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन भी कौन रिकॉर्ड करता है? बीओपी। मतलब कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बीओपी का मीनिंग। उसके बाद बीओटी के कंपोनेंट्स क्या है? सिर्फ गुड्स। और बीओपी के कंपोनेंट्स करंट वाले भी आ जाएंगे, कैपिटल वाले भी आ जाएंगे, मतलब विजिबल भी, इनविजिबल भी, यूनिलैटरल भी और कैपिटल ट्रांसफर। जो कैपिटल अकाउंट में होते हैं उन्हें बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, जैसे कि बोरोविंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, वो कैपिटल ट्रांसफर कहलाते हैं। वो भी कौन रिकॉर्ड करेगा? बीओपी। अच्छा, कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? सर कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। और कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? बीओपी का पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो बीओटी तो रिकॉर्ड नहीं करेगा ना इसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन बट बीओपी रिकॉर्ड्स। स्कोप, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत नैरो नैरो कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? सेटलमेंट, ये पॉइंट तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना और सच में ध्यान से सुनना है और सच में इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा थोड़ी देर में कि हाँ इंपॉर्टेंट है सर। देखो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे छोटा अकाउंट है ओवरऑल बीओपी में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे बड़ा अकाउंट है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई डेफिसिट हुआ, कोई शॉर्टेज हुई, कोई नेगेटिव बैलेंस आया, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से कवर कर लेंगे ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बहुत वाइडर अकाउंट है। कोई भी छोटा सा अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो इतने बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से कवर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बीओटी बहुत छोटा सा अकाउंट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा अकाउंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई अनफेवरेबल चीज हुई, कोई डेफिसिट हुआ, कोई शॉर्टेज हो गई, नेगेटिव बैलेंस आया, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस से कवर कर लेंगे ना। करेक्ट है? तो साफ साफ लिखा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब कि कोई भी डेफिसिट अगर होता है, कोई भी शॉर्टेज होती है, कोई भी नेगेटिव बैलेंस आता है बीओटी में, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के फेवरेबल से कवर कर लोगे ना, कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में
जो ऑल ओवर बड़ा अकाउंट है इसके अंदर ही कोई शॉर्टेज हो गई तो क्या इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कवर करके देगा? वो छोटा सा अकाउंट है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना बड़ा अकाउंट है उसमें कोई डेफिसिट आया तो क्या ये कवर कर देगा? सर कभी भी अगर मैं बोलूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में शॉर्टेज हो गई तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कवर नहीं कर पाए, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई शॉर्टेज हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करके दे सकता। तो अगर कोई अनफेवरेबल होता है बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड से कवर नहीं कर सकते। सिंपल। ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफरेंस भी हमने पढ़ ली। अब एक इस चैप्टर में बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है? ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स, बच्चों ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी वो आइटम्स हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और ये वो आइटम्स हैं जो करंट और कैपिटल दोनों में आपको मिल सकते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बीओपी फॉर प्रॉफिट मोटिव, एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोथ, ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। देखो बच्चों, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब किस मोटिव के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो अगर बीओपी के अंदर कोई डेफिसिट या सरप्लस आता है तो वो ऑटोनॉमस आइटम की वजह से ही आता है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम कौन से होते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स वो हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई डेफिसिट या सरप्लस हुआ उसको करेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड किए जाए, उन्हें बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। और करेक्शन कहां से की जाती है? हमेशा कैपिटल, जो वाइडर कंसेप्ट है। तो अकोमोडेटिंग आइटम कहां मिलेंगे आपको? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ऑटोनॉमस, करंट, कैपिटल दोनों में आपको मिल सकते हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम को बोलेंगे आप बिलो द लाइन आइटम। ऐसा क्यों? सर ऑटोनॉमस आइटम सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे, उसकी वजह से ही पता लगेगा बीओपी में डेफिसिट है या सरप्लस है। और डेफिसिट सरप्लस निकालने के बाद, मतलब बीओपी का टोटल करने के बाद ही आप देखोगे ना कि अब इसे करेक्ट कैसे करना है। और जो करेक्ट करने वाला आइटम है वो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होंगे, इसलिए बोलते हैं उसको बिलो द लाइन आइटम्स आफ्टर टोटल। तो पढ़ते हैं डिटेल में व्हाट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। द ट्रांजैक्शंस recorded the transactions recorded in balance of payment account can be categorized as autonomous and accommodating transactions। सबसे पहला autonomous items क्या है? Autonomous items are those items which take place due to some economic motive such as profit maximization, इन्हें बोलते हैं above the line items। ये जो autonomous items है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। अकोमोडेटिंग आइटम डिपेंड है कि अगर डेफिसिट होगा तभी तो उसे करेक्ट करेंगे, तभी तो रिकॉर्ड होंगे। अकोमोडेटिंग आइटम रिकॉर्ड ही तब होते हैं जब कोई डेफिसिट है, सरप्लस। लेकिन ऑटोनोमस आइटम्स इंडिपेंडेंट है, रिकॉर्ड होते रहेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। Autonomous transactions are independent in nature. For example, if a foreign company is making investment in India, the aim of earning profit is known as autonomous items. ये items current capital दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब करंट अकाउंट के अंदर कौन से आइटम है जो ऑटोनॉमस है? सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, सब प्रॉफिट मोटिव के लिए कहां होते हैं? करंट अकाउंट। कैपिटल में क्या है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनॉमस आइटम। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह ट्रांजेक्शन हो गई, वो आइटम्स को बोलोगे आप अकोमोडेटिंग, क्योंकि वो रिकॉर्ड इसलिए की जाएंगी कुछ डेफिसिट या सरप्लस अगर होगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से हैं? These are those items that are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous item। मैंने आपको बोला कि बीओपी के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे ऑटोनॉमस आइटम, उनकी वजह से होगा या तो डेफिसिट या तो सरप्लस। बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेफिसिट हुआ तो किसकी वजह से हुआ? ऑटोनॉमस आइटम की वजह से। अगर सरप्लस हुआ तो भी किसकी वजह से हुआ? ऑटोनॉमस आइटम की वजह से। अगर ऑटोनॉमस आइटम की वजह से जो प्रॉफिट मोटिव के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी वजह से बीओपी के अंदर कोई डेफिसिट या सरप्लस आता है तो उसे करेक्ट करने के लिए जो आइटम रिकॉर्ड होंगे वो कौन से होंगे? अकोमोडेटिंग आइटम, ऑल्सो कॉल्ड बिलो द लाइन
आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस। मैंने आपको बोला कि ये आइटम मिलेंगे आपको कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट वाइडर कंसेप्ट है, वहीं से ही करेक्शंस की जाएंगी ऑल ओवर बीओपी की। तो विच आर मीन टू करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी। सर व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर या तो डेफिसिट हो जाए या सरप्लस हो जाए, उसे बोलोगे आप डिसइक्विलिब्रियम। अगर बीओपी बैलेंस है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यही बात हो गई कि अगर बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हुआ, मतलब या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो आइटम रिकॉर्ड होंगे वो कौन से होंगे? अकोमोडेटिंग। बीओपी के अंदर अगर डेफिसिट होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ज्यादा, क्राइसिस मान के चलते हैं उसको। अगर सरप्लस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सरप्लस है। ज्यादा सरप्लस होना भी ठीक नहीं है। अगर सरप्लस ज्यादा होगा तो इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो ज्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़ जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट डाउन जा सकता है। इसलिए सरप्लस ज्यादा ठीक नहीं है। और डेफिसिट तो कम और ज्यादा हो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए डेफिसिट नहीं होना चाहिए के अंदर। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अब एक डिफरेंस है ऑटोनॉमस आइटम में और अकोमोडेटिंग आइटम्स में। बहुत सिंपल डिफरेंस है। सबसे पहले आपको बोल रहा है मीनिंग, जो आप पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट। दीज आर इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस आइटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड होते हैं? कि डेफिसिट होगा, सरप्लस होगा तो ही रिकॉर्ड होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद बीओपी के अंदर करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है। दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको ऑटोनॉमस आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कहां मिलेंगे आपको? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही वाइडर अकाउंट है जो करेक्ट करेगा बीओपी के डेफिसिट को या फिर सरप्लस को। बीओपी के अंदर जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं उनको हम बोल सकते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और अकोमोडेटिंग को बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि ये टोटल करने के बाद देखेंगे कि रिकॉर्ड करना है या नहीं। ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। इसके बाद डिस इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब जो छोटी सी लास्ट चीज है वो है व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया, उसके अंदर थर्ड कंपोनेंट पढ़ा है कौन सा? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसी को बोला ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ये वही है। एक बार इसको ध्यान से सुनना कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्यों बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। ठीक है। सबसे पहली चीज, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस के अंदर द ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब कि आरबीआई, which cause change in official reserves are termed as official reserve transactions। जिन ट्रांजैक्शन से ऑफिशियल रिजर्व में चेंज आए उन्हें बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब ऑफिशियल रिजर्व किसे बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट्स गिव राइज टू डेफिसिट या फिर सरप्लस इन बीओपी। द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस अ डेफिसिट। अगर बीओपी में कोई डेफिसिट होता है तो आरबीआई कैसे फाइनेंस करता है? मैंने आपको बोला कि अगर बीओपी के अंदर कोई डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ तो उसे अकोमोडेटिंग आइटम से करेक्ट किया जाएगा। और अकोमोडेटिंग आइटम कहां मिलते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर तीसरा कंपोनेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेच के या खरीद के डेफिसिट सरप्लस को करेक्ट कर सकता है। मान लो बच्चों, मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कोई डेफिसिट हुआ। डेफिसिट कब होगा बच्चों? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। करेक्ट। अब इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करना है मान लो आरबीआई को। तो आरबीआई के पास तो क्या है? ऑफिशियल रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू कैसे बीओपी को बैलेंस कर सकता है? देखो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम बोलते हैं एसेट, फाइनेंशियल एसेट ऑफ आवर नेशन। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, अगर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेच दे यानी रिड्यूस कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपकी एसेट जो है वो कम हो गई। अगर आपकी एसेट कम हो गई तो मतलब आपकी क्रेडिट साइड बढ़ गई। सर क्रेडिट साइड बढ़ गई
डेबिट ज्यादा थी, क्रेडिट साइड को उतना ही बढ़ाऊंगा जितनी मुझे जरूरत है, मैं उतने ही फॉरेन रिजर्व बेचूंगा जितनी मुझे क्रेडिट साइड बढ़ानी है ताकि बीओपी बैलेंस हो जाए। तो बीओपी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। उसी तरह से आरबीआई वर्ल्ड बैंक से बोरो भी कर सकता है। तो बोरोविंग्स हो गया, लेंडिंग्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेचना हो गया, खरीदना हो गया, ये सारे आइटम्स अकोमोडेटिंग आइटम्स ही तो हैं। इससे बीओबी को करेक्ट किया जाता है और इस तरह से करेक्ट किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक में यूज सरप्लस टू परचेज फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड विच में रिजल्ट इन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ द नेशन, ये भी आरबीआई का। तो ये आपका अकोमोडेटिंग आइटम्स कितने काम के आइटम हैं जो बीओबी को करेक्ट करते हैं, डेफिसिट को भी और सरप्लस को भी। तो ये था हमारा बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब चैप्टर फिनिश करने के बाद आपका काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चन पीछे हैं असाइनमेंट से वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं और डाउट मुझसे आपको लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।